Good morning, student. A very warm welcome to all of you. Myself, Meeta Verma, assistant teacher in Government Inter College, Agra. Today, we will study about the chapter A Fellow Traveler. It is written by the A.G. Gardner. Before starting this chapter, I would like to tell you a story about this chapter with the help of picture diagram. लंदन से मिडलैंड टाउन तक की रेलगाड़ी के एक डिब्बे में रात्रि को लेखक सवार हुआ। यह गाड़ी थी जो प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। यह बड़ी ही आरामदायक और यात्रियों से भरी हुई गाड़ी थी। जब इसने चलना शुरू किया तो 1 और 2 की संख्या में जो यात्री थे वो उतरते गए। यह शहर के आसपास के स्टेशन पर ही रुकती थी। यह जो गाड़ी थी वो बहुत ही अच्छी गाड़ी थी। कुछ समय पश्चात लेखक जो था वो इस गाड़ी में अकेला ही रह गया और लेखक को अब उस गाड़ी में पूरी आज़ादी थी। यह गाड़ी लगभग लंदन के मिड टाउन का आधा रास्ता पार कर चुकी थी और उसके बाहरी क्षेत्र से बाहर आ चुकी थी। अब लेखक इस गाड़ी में पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। वह जो चाहे वो कर सकता था। वह तर्क वितर्क कर सकता था और ज़ोर ज़ोर से बातें भी कर सकता था। उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता थी। वह चाहे तो अपने सर के बल भी खड़ा हो सकता था। वह चाहे तो गाना भी गा सकता था और नाच भी सकता था। वह उसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। चाहे तो वह खिड़की के बाहर भी बैठ सकता था। अब वह पूरी गाड़ी में अकेला था। वह कैसे भी उस गाड़ी में यात्रा कर सकता था और कोई भी नियम को तोड़ने के लिए वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। परंतु उस रात लेखक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने कोई भी नियम नहीं तोड़ा। उसने अपना अखबार उठाया और अपनी जो गर्दन है अंगड़ाइयाँ ली, उसको अपनी गर्दन को सीधा किया और एक सिगरेट लेके पहले सिगरेट को सुलगाया और अपना पास रखा हुआ अखबार को पढ़ने लगा। तभी एक मच्छर आया और वह उसकी नाक पर बैठ गया। इस प्रकार उसे डिब्बे में अपने साथी यात्री की जानकारी मिली। लेखक ने उसे उड़ा दिया। फिर वह डिब्बे में चारों ओर घूमने लगा और फिर से लेखक की गर्दन पर जाकर बैठ गया। उसने इसके ऊपर अनेकों बार प्रहार किया, लेकिन वह उसके प्रहार से बच गया। उसने उस सहयात्री को चेतावनी भी दी, परंतु लेखक की चेतावनी का उस सहयात्री कीड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर लेखक एक जज के समान काली टोपी पहने और काले वस्त्र पहने उसको सज़ा सुनाने के लिए तैयार हो गया। उसने उससे कहा कि तुम्हें कोई भी इस तरह का कार्य करने का तथा लोगों का खून चूसने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तुम सज़ा के अधिकारी हो, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा और तुम्हें सज़ा सुनाऊंगा। तुम सज़ा के हकदार हो। तो लेखक ने उसको मारने के लिए अपना हाथ कस के उठाया, परंतु वह फिर भी नहीं मरा। उसने अपने अखबार से, जो उसके अखबार उसके पास रखा था, उससे कई बार प्रहार किया, परंतु वह बच गया। फिर लेखक ने एक बिल्ली की भांति उस पर नज़र रखी, परंतु उसके सारे प्रयास बेकार रहे। फिर उसने एक जंगली सांड के समान उस पर कई बार प्रहार किए, परंतु वह असफल रहा और एक अपनी सीट पर जाके बैठ गया। तभी लेखक के मन में उस मच्छर सहयात्री के लिए उदारता का भाव जगा और वह उसको अपना सहयात्री मानने लगा। लेखक को अपने ऊपर ही मजाक हंसी आने लगी। तभी वह जो मच्छर है लेखक के अखबार के ऊपर आकर बैठ गया। तो लेखक ने उसे कहा, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो। मैं अभी इस अखबार से तुम्हें दबाकर एक सैंडविच के समान बना दूंगा। जैसे सैंडविच के बीच में हम
किसी भी सामान को दबा देते हैं, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हें इसके बीच में मसल दूंगा। परंतु कुछ समय पश्चात लेखक को वह अपना एक प्रिय सहयात्री लगने लगा और उसके साथ उसने मनोरंजन भी किया। लेखक ने मच्छर को अपने से बढ़कर समझा। जब वह यात्रा कर रहा था तब मच्छर ने उसे बार बार परेशान किया, लेकिन उसने उस मच्छर को मात्र एक तुच्छ कीड़ा नहीं समझा। वह इससे भी अधिक था, क्योंकि उसने मच्छर को अपना सहयात्री मान लिया था। लेकिन लेखक ने जिंदगी और यात्रा को समान रूप से सोचना शुरू कर दिया और एक दार्शनिक बन गया। लेखक मच्छर के विषय में विचार करते हुए खोया हुआ था। वह अपने गंतव्य, अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने ही वाला था कि बाहर से कुली ने पुकारा कि अब अंतिम स्टेशन आ गया है, आप यहाँ उतरना चाहते हैं। लेखक को डिब्बा खाली करने को कहा गया। लेखक ने कुली को धन्यवाद दिया और डिब्बे से उतर गया। उसने डिब्बे को छोड़ दिया और अपने सहयात्री पर अपनी अंतिम दृष्टि डाली, जो लैंप के चारों ओर मंडरा रहा था। Okay student, now I'll tell you the explanation of all the paragraph one by one. So listen it very carefully. Okay. I do not know which of us got into the carriage first. मुझे नहीं पता है कि हम में से कौन पहले गाड़ी में चढ़ा। यह लेखक अपने बारे में बता रहा है। Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. वास्तव में कुछ समय तक मुझे ये भी नहीं पता था कि वह गाड़ी में था भी या नहीं। It was the last train from London to Midland town, a stopping train and infinitely leisurely train, one of those trains which give us you an understanding of eternity. यह लंदन से मिडलैंड, जो कि इंग्लैंड के मध्य भाग का क्षेत्र है, उसके एक नगर तक आखिरी ट्रेन थी। एक हर स्टॉप पर रुकने वाली ट्रेन, और ये ट्रेन बहुत ही लग्जीरियस और आनंद देने वाली ट्रेन थी। It was tolerably full when it started, but as we stopped at the Severn station, the travellers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of the London behind, it was alone, or rather, I thought I was alone. जब यह यात्रा शुरू हुई तो ट्रेन में भीड़ सहनीय तो थी, परंतु यह यात्रा में कुछ समय पश्चात ही यात्री एक एक कर उतरने लगे, और जब हम लंदन की बाहरी सीमा के बाहर आए तो गाड़ी में लेखक अकेला था। उसे लगा मैं अकेला इस ट्रेन में रह गया हूँ। इस पार्ट में लेखक अपनी यात्रा का वर्णन कर रहा है। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jointly noisily through the night. It is liberty and unrestraint in a very agreeable form. You can do anything you like. You can talk to yourself as loud as you please, and no one will hear you. You can have that argument out with Jones and roll him trumply in the dust without fear of counterstroke. में लेखक अपनी यात्रा का अनुभव बताता है कि रात की झटके के साथ शोर करती हुई गाड़ी के डिब्बे में वह अकेला होने पर भी बहुत सुखद स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है। यह स्वतंत्रता बिना बंधन के है, बंधन रहित स्वतंत्रता है। इस समय लेखक कहता है कि आप कुछ भी करना चाहें वह कर सकते हैं, जितनी ऊंची आवाज़ में बात करना चाहें कर सकते हैं, और कोई भी आपकी आवाज़ को सुन नहीं सकता। आप उस जोन्स के साथ तर्क कर सकते हैं और उसे मिट्टी में लिटा सकते हैं, और आपको इसमें किसी को भी जवाब देने या किसी का भी डर नहीं होगा, और ना ही कोई आपको चेतावनी। Then you can stand on your head and no one will see you. You can sing or dance a two steps or practice a golf stroke or play marbles on the floor without let or hindrance.
You can open the window or shut it without provoking a protest. You can open both windows or shut both windows. आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं और कोई आपको नहीं देख पाएगा। आप गा सकते हो और या 2 स्टेप्स के लिए डांस भी कर सकते हो या गॉल्स्ट्रोस का भी अभ्यास कर सकते हो या फर्श पर कंचे खेल सकते हो। बिना किसी बाधा या रोक टोक के आप बिना किसी विरोध के खिड़की को खोल या बंद कर सकते हो। आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो या दोनों को बंद करके रह सकते हो। तो लेखक अपने सुखद अभ्यास का जो आनंद है उसको बता रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इंडीड यू कैन गो on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. You can have any corner you choose and try all of them in turn. You can lie at full length on the cushion and enjoy the luxury of breaking the regulation and possible the heart of Dora herself. Only Dora will not know that her heart is broken. You have escaped even Dora. दरअसल आप अपने खोलने और बंद करने के क्रम में आज़ादी के त्यौहार के रूप में कर सकते हैं। आप पूरी ट्रेन में कोई भी कोना चुन सकते हैं या उनमें एक एक करके हर कोने पर बैठ सकते हैं। आप गद्दों पर पूरी लंबाई से के साथ लेट सकते हैं और नियमों को तोड़ने का आनंद भी ले सकते हैं। संभवतः डोरा का दिल तोड़ने का आनंद उठा सकते हैं। सिर्फ डोरा को पता नहीं होगा कि उसका दिल टूट गया है। यहाँ पर डोरा जो है एक नियम है जो वहाँ पर माना जाता है और लेखक ने इसे काल्पनिक रूप में दर्शाया है। ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी. What I did was much more ordinary. When the last of my fellow passengers had gone, I put down my paper, stretched my arms and my leg, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting and the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky, crossed the carriage and looked out of the other window, sat down and began to read again. इस रात मैंने इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं किया, वो मेरे साथ नहीं हुए। लेखक कहता है मैंने जो किया बहुत अधिक सामान्य था। जब मेरा आखिरी हमसफ़र मुसाफिर चला गया तो मैंने पेपर नीचे रखा, मैंने अपनी दोनों बाहों और पैरों को फैलाकर अंगड़ाई ली, खड़ा हुआ और शांत गर्मियों की रात में खिड़की से बाहर देखा। मैंने उत्तरी आकाश में फैला हुआ पीलापन देखा। मैंने डिब्बे को पार किया और फिर दूसरी खिड़की से देखा, फिर बैठ गया और फिर से अपना अखबार पढ़ने लगा। इस तरह से लेखक पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। देन द नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो traveler. He came and sat on my nose. He was one of those wingy, nimpy, intrepid insects that made a tour of the compartment, investigated its 3 dimension, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. लेखक कहता है ये उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे साथ एक और सहयात्री भी था। वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। वह उन पंखों वाला ठंडा निडर कीड़ों में से एक था जिसने डिब्बे पर दौरा किया। इसने 3 आयाम की जांच की, प्रत्येक खिड़की का दौरा किया, रोशनी में फहराया, फिर फैसला किया कि कोने में बैठा एक बड़ा जानवर के अलावा वहाँ और भी कुछ दिलचस्प नहीं था और आकर मेरी गर्दन पर नज़र डाली। Then I flicked him off again. He skipped away, took another jaunt round the compartment, returned and seated himself impudently on the back of my head. It is enough, I said. Magnanimity has its limit. Twice you have been warned
that I am someone in particular, that my august person resent the tackling impertinences of strangers. ने उसे झटका देकर हटा दिया। वह थोड़ी दूर गया और डिब्बे के चारों ओर सैर करके लौटा और मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। यह पर्याप्त है। यहाँ लेखक बता रहा है कि मैंने उसे कहा, उदारता की अपनी सीमाएं हैं। 2 बार मैं तुम्हें चेतावनी दे चुका हूँ कि मैं विशेष रूप से कहूँ कि मेरे अभिमानी व्यक्ति अजनबियों की, मतलब लेखक जैसा अभिमानी व्यक्ति अजनबियों की जो अशिष्टता है उसको बर्दाश्त नहीं करता। देन I assume the black cap. I condemned you to death. Justice demand it, and the court awards it. The counts against you are many. You are a vagrant. You are a public nuisance. You are traveling without a ticket. You have no missed coupon. For these and many others, min namidas, you are about to die. I struck a swift lateral blow with my right hand. लेखक कहता है, मुझे लगता है तुम्हें काली टोपी मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें मौत का फरमान जारी करता हूँ। न्याय की भी यही मांग है और अदालत इसे मान्य करती है। तुम्हारे खिलाफ कई आरोप हैं। तुम एक आवारा हो, तुम सार्वजनिक उपद्रव हो, तुम टिकट के बिना यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास ये खून चूसने का कूपन नहीं है। इन और कई अन्य दुर्व्यवहारियों के लिए तुम मरने वाले हो। मैंने अपने दाहिने हाथ से एक तेज घातक झटका मारा। And the writer said, he dogged the attack with an insolent ease and humiliated me. My personal vanity was aroused. I longed at him with my hand with my paper. I jumped on the seat and pursued him round the lamp. I adopted tactics of feline cunning, waiting till he had alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness. उसने हमले का एक ढीठ आसानी के साथ छला, जिससे मैंने अपमानित महसूस किया। लेखक कहता है, मैंने निजी घमंड को अपने उभारा। मैंने अपने हाथों से अपने पेपर के साथ उस पर झपट्टा मारा। मैं सीट से कूदा और उसका बत्ती के आसपास पीछा किया। मैंने बिल्ली के जैसे चालाक रणनीति अपनाई, जब तक अपनाई जब तक कि वो नीचे नहीं आ गया। मैंने प्रतीक्षा की और एक भयानक चुप्पी के साथ उसके समीप आया और अचानक उस पर प्रहार करना शुरू किया। Then the writer say, it was all in vain. He played with me openly and obstinately, like a skilled matador fencing round an infuriated bull. It was obvious that he was enjoying himself, that it was for this that he had disturbed my repose. He wanted a little sport, and what sport like being chased by this huge, lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid. Here the writer says, यह सब बेकार में था। वह मेरे साथ खेलता रहा खुलेआम और ठाठ से, एक निपुण मैटाडोर की तरह जो एक गुस्से वाले बैल के साथ बड़ी निपुणता से निपटता है। यह स्पष्ट था कि वह आनंद ले रहा था और उसने इसके लिए मेरे आराम में खलल डाला। वो एक छोटा सा खेल खेलना चाहता था, और इस खेल में ज़्यादा बढ़िया क्या होगा जिसमें तुम एक विशाल लकड़ी से बने पवन चक्की के आकार के जानवर से खेलो और उसमें वह आपको टेस्ट करता है कि आप बिल्कुल ही असहाय और बेवकूफ़ बन जाते हो। Then the next paragraph, I began to enter into the spirit of the fellow. He was no longer a mere insect. He was developing into a personality,
an intelligence that challenged the possession of this compartment with me on equal terms. I felt my heart warming towards him and the sense of superiority fading. How could I feel superior to a creature who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged? यहाँ पर लेखक कहता है, मैंने उस साथी की आत्मा में प्रवेश करना शुरू कर दिया। वह अब एक कीट मात्र नहीं था। यहाँ पर लेखक अपनी आत्मीयता के भाव को दर्शाता है। वह कहता है कि उसका एक व्यक्तित्व में विकास हो रहा था, एक बुद्धिमान शख्स जो समान शर्तों पर मेरे साथ इस डिब्बे में जो चुनौती दे रहा था, उसके प्रति मेरे दिल में नरमी आ रही थी और श्रेष्ठता की भावना जो मेरे अंदर थी वो ख़त्म होती जा रही थी। मैं कैसे एक ऐसे प्राणी से बेहतर महसूस कर सकता था जो एकमात्र प्रतिस्पर्धा के स्पष्ट रूप में मेरा स्वामी था। Then why not be magnanimous again? Magnanimity and mercy were noblest attitude of man. In the exercise of these high qualities, I could recover my prestige. At present, I was a ridiculous figure, a thing for laughter and derision. By being merciful, I could reassert the moral dignity of man and go back to my corner with honor. I withdraw the sentence of death, I said, returning to my seat. I cannot kill you, but I can revive you. I do it. लेखक कहते हैं, क्यों ना फिर से हम उदार हो जाएं। उदारता और दया मनुष्य का महान गुण है। इन उच्च गुणों के प्रयोग से मैं अपनी प्रतिष्ठा को वापस पा सकता हूँ। इस पैराग्राफ में लेखक ने एक मोनोलॉग का जो भाव है वो प्रकट किया है। उसने कहा, अभी मैं एक हास्यप्रद व्यक्ति था, हंसी और उपहास का पात्र था। दयालु होकर मैं मनुष्य की नैतिक प्रतिष्ठा को दोबारा साबित कर सकता था और सम्मान के साथ मैंने अपने कोने में वापस आकर बैठना उचित समझा। मैं मृत्यु की सज़ा वापस लेता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी तरह का दोषी नहीं ठहराता हूँ। Then the writer said, I took my paper and he came and sat on it. Foolish fellow, I said, you have delivered yourself into my hands. I have but to give this respectably weakly organ of opinion a smack on both cover, and you are a corpse neatly sandwiched between an article of peace strap and another on modesty of Mr. Hugs. Here the writer explained, मैंने अपना अखबार लिया और वह आया और उस पर बैठ गया। बेवकूफ़ साथी, मैंने कहा, तुम खुद ही अपने आप को मेरे हवाले कर रहे हो। मुझे बस इस सम्मानित साप्ताहिक विचार के मुखपत्र के दोनों आवरणों को एक थप्पड़ देने की ज़रूरत है और तुम एक लाश बन जाओगे जो शांति से इन दो आर्टिकल के बीच में सैंडविच की तरह चिपक जाओगे। The writer said, but I shall not do it. I have reprieved you and I will satisfy that when this large animal say a thing, he means it. Moreover, I no longer desire to kill you. Through knowing you better, I have come to feel, shall I say, a sort of affection for you. I fancy that St. Francis would have called you little brother. I cannot go so far as that in Christian charity and civility, but I recognize a more distant relationship. Here the writer say, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। राइटर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा दंड माफ़ करता हूँ और तुम्हें संतुष्ट करूँगा कि जब यह बड़ा जानवर एक बात कहता है। यहाँ जानवर जो राइटर है A.G. गार्डनर, उन्होंने अपने लिए कहा है ये शब्द, वह सचमुच उस चीज़ को करता है, उस बात को करता है। इसके अलावा अब मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें बेहतर जानने के बाद मुझे महसूस होता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे तुम्हारे लिए स्नेह आता है
मुझे लगता है कि सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें छोटा भाई कहा होगा। मैं ईसाई धर्म और शिष्टाचार जितना दूर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं दूर के रिश्ते को पहचानता हूँ। देन द राइटर सेड, फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर ऑन दिस समर नाइट. I have interested you and you have entertained me. The obligation of is mutual and it is founded on the fundamental fact that we are fellow mortals. The miracle of life is ours in common and its mystery too. I suppose you don't know anything about your journey, and I am not sure that I know much about mine. यहाँ पर लेखक कहते हैं, भाग्य ने हमें इस गर्मी की रात में सहसाथी बनाया है। मैंने अपने में तुम्हारी दिलचस्पी दिखाई और तुमने मेरा मनोरंजन किया। यह दायित्व पारस्परिक है और यह मूल तथ्य पर बना है कि हम सब प्राणी एकमात्र एक समान हैं और हमारे जीवन में जो भी चमत्कार और रहस्य हैं वह आम है। मुझे लगता है कि तुम हमारी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी यात्रा के बारे में ज़्यादा कुछ जानता हूँ। यहाँ पर लेखक उस कीड़े के लिए एक दयालुता का भाव प्रकट कर रहे हैं। देन द राइटर सेड, वी आर रियली, व्हेन यू केम टू थिंक ऑफ इट, अ गुड डील लाइक जस्ट apparitions that are and then are not, come out of the night into the lightened carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night lamp again perhaps. यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे जीवन का सत्य ज्ञात होता है, जहाँ पर आत्मा जो होती हैं, जैसे मनुष्य जो हैं वो कुछ देर के लिए बाहर आते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, जिस तरह से यह कीड़ा मॉस्कीटो जो कि रोशनी के चारों ओर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, फरफराते हैं और फिर रात को वापस चले जाते हैं। इसी तरह से हम जो प्राणी मात्र आत्माएं हैं वो आपस में मिलते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। Then the writer said, "Going on tonight, sir," said a voice at the window. It was a friendly porter giving me a hint that this was my station. I thanked him and said I must have been dozing, and seizing my hat and stick, I went out into the cool summer night. As I closed the door of the compartment, I saw my fellow traveler fluttering round the lamp. यहाँ पर लेखक J.C. गार्डनर हैं, वो कहते हैं, आज रात में जब ट्रेन में यात्रा कर रहा था तब एक आवाज़ खिड़की के बाहर से आई और कहा, आज रात को जा रहे हो साहब। यह एक मैत्रीपूर्ण सामान उठाने वाले कुली की आवाज़ थी जो मुझे ये संकेत दे रहा था कि मेरा स्टेशन आ चुका था। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे अचानक नींद आ गई थी। मैंने अपनी टोपी और छड़ी को लेते हुए उस ट्रेन से उतरा और मैं गर्मियों की रात में बाहर आ गया। जब मैंने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया तो देखा कि मेरा जो सहयात्री था वो वहाँ की बत्ती के आगे फरफरा रहा था। Children, let's quickly understand the question and answer of this chapter. Now the time of question answer. So our first question is give a brief description of the train Mr. A.G. Gardner was travelling by. Answer is, Mr. A.G. Gardner was travelling by a passenger train. It was the last train from London to Midland town. It was a very slow train as it stopped at all wayside stations. Second question is, what is, according to A.G. Gardner, the peasant sense of freedom about being all in a compartment? Answer is, according to A.G. Gardner, while being alone in a compartment, one can enjoy full freedom without any control or restriction. One can do whatever one feels like as there is nobody to object.
Next question is, what are the advantages of traveling alone in a railway compartment? The answer is, while traveling alone in a railway compartment, we can talk to ourselves as loud as we please. We can stand on our head, sing, dance, practice golf, or play marbles, open or shut windows, and do anything that we like without any objection. Then the fourth question is, what did the author do while traveling alone in the compartment? While traveling alone in the compartment, the author put down his paper, stretched his arm and legs, stood up and looked out of the window, lit a cigarette, sat down and began to read again. Then the next fifth question is, who was A.Z. Gardner, fellow traveler? When did the author become aware of his fellow traveler, or who was the author fellow traveler? The answer is, the author fellow traveler was a mosquito. He became very aware of its presence when he was reading the newspaper and the mosquito came and sit on his nose. Then the next question is, what did the writer say when the mosquito seated himself impudently on the back of his hand? The answer is, when the mosquito seated himself impudently on the back of his hand, the writer warned him that there was a limit of generosity and it was already warned. Next, seventh question. Why did the writer decide to punish the fellow traveler? The writer decided to punish the fellow traveler because even after having warned twice, it constantly troubled and annoyed him. Next, eighth question is, magnanimity has its limit. Who said this and why? The writer said this because he was angry at the mosquito. He could not tolerate it any longer as the mosquito has been constantly troubling him. Then the next ninth question is, when did the author A.G. Gardner feel that he was not superior to the mosquito? When the mosquito dodged all the authors attacked with its sharpness and intelligence, then the author A.G. Gardner felt that he was not superior to the mosquito. Now another question, 10th number. Why could the writer not succeed in punishing the fellow traveler in the lesson A Fellow Traveler? The answer is, the writer could not succeed in punishing the fellow traveler because the fellow traveler avoided his attacks very easily as it was smarter and quicker than the writer. Students, if you feel any difficulty about this chapter or you want to know more about this chapter, you can download the Diksha Portal app through the Play Store, or if you want to know more about this chapter or you want to see this video, so you can go to the YouTube channel and download this video and learn about this chapter. Thank you.